ये जो स्टैंडर्ड है PRE 5, ये पेशेंट के राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट देयर हेल्थ केयर नीड्स उसके बारे में बात करता है। तो ये भी पेशेंट के राइट के बारे में बात करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI तो सुना ही होगा आपने, किस बारे में? हेल्थ केयर नीड्स। तो हेल्थ केयर नीड्स पेशेंट की क्या है उसको समझने के लिए आप पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान ड्यूरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट इनफॉर्मली तरीके से, इनफॉर्मली का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्म बनाएं कि हमने पेशेंट को स्क्रीन किया, जज किया। आपको ट्रीटमेंट के दौरान पता चल जाएगा कि पेशेंट को किन किन हेल्थ केयर नीड्स के बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है, पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को। क्लियर है? सो आपको स्क्रीनिंग करना है पेशेंट का ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और उसके बेसिस पे आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, काउंसिल करना है जहाँ काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप कैसे करेंगे ये हेल्थ केयर नीड्स को एजुकेट? तो आप प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू कर सकते हैं। प्रिंटेड मटेरियल का मतलब क्या है? लीफलेट्स वगैरह बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज स्पेसिफिक उसके बारे में डिटेल हो, सिम्टम्स वगैरह उसमें डिटेल आप लिख सकें, एजुकेशन कर सकते हैं पेशेंट को। ऑडियो विजुअल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीन लगा दिया OPD में या किसी भी वेटिंग एरिया में जहाँ पर पेशेंट है, और उसमें आपने हेल्थ केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रन कर दी। तो उस तरीके से करके भी आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, काउंसलिंग करके कर सकते हैं। पेशेंट फैमिली मेम्बर को आप आराम से बैठा के समझा के उनको एजुकेट करके, काउंसलिंग करके उनको उनकी हेल्थ केयर नीड्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब वो हेल्थ केयर नीड्स क्या क्या होंगी वो हम बात कर लेते हैं। सो जैसे मेडिकेशन की बात करें हम, सो पेशेंट को मेडिकेशन के बारे में एजुकेट करना है। मेडिकेशंस की इफेक्टिवनेस, उससे क्या बेनिफिट होगा पेशेंट को, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा। तो एक लिस्ट बनाई जा सकती है, आप कंप्लीट एक लिस्ट बनाइए क्या क्या मेडिकेशंस हैं जिसमें पेशेंट को स्पेसिफिक आपको गाइडलाइन देनी पड़ेंगी, एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे डाइजॉक्सिन मेडिसिन के बारे में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए जनरली दी जाती है, तो उसके बारे में आपको बताना पेशेंट को। कौन सी मेडिसिन स्पेसिफिक टाइम पर लेना है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना। तो आप लिस्ट बना के आप पेशेंट को इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड ड्रग इंटरेक्शन। और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आप इसको जरूर समझ लीजिए। फूड ड्रग इंटरेक्शन का सिंपल मीनिंग ये है कि किस मेडिसिन को आप ले रहे हैं तो कौन सा फूड आपको अवॉइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं मेट्रोपिरानिडाजोल, तो आप इसके साथ में एल्कोहल, मेडिसिन आप ले रहे हैं मेट्रोपिरानिडाजोल, तो आप इसके साथ में एल्कोहल को अवॉइड करना है, ठीक है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है कि कौन सी दवाइयों के साथ में कौन सी दूसरी दवाई नहीं ले सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। मेरे ही अभी रिलेशन में एक बच्चे को G6PD, अगर आपने सुना हो, ये एक डेफिशिएंसी होती है। ये प्रॉब्लम हुई, G6PD होता है जनरली ग्लूकोज 6 फॉस्फोरस डिहाइड्रेनेज। तो
इस बीमारी में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं या किस वजह से ये बीमारी ट्रिगर करती है। ठीक है, ये सब में होता है, ये पेरेंटल होती है बीमारी, लेकिन ट्रिगर होती है ये। अब मान लीजिए मुझे ये बीमारी है या मेरे बच्चे को बीमारी है, जनरली हम टेस्ट कराते नहीं हैं, वैसे तो कराना चाहिए, बट मान लीजिए हो गया, पता लग गया एटलीस्ट, तो ट्रिगर होती है बीमारी एक, वो क्या क्या होते हैं जनरली? आपके मलेरिया की मेडिसिन, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट दोनों की। जैसे आपका टोनिक वाटर क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसमें क्विनीन मिला होता है, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, वो एक ट्रिगर है। फावा बीन्स, कई तरह के एंटीबायोटिक्स, कैंसर की मेडिसिन, तो कुछ इनको क्या बोलते हैं? ट्रिगर। मतलब अगर ये कुछ भी उस ऐसे पेशेंट को जिसको ये G6PD डेफिशिएंसी है उसके कांटेक्ट में आते हैं, मतलब वो खाता है ऐसी कुछ भी चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम उसको बढ़ने लग जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिकली ड्रग इंटरेक्शन। इसीलिए जो मेरा रिलेटिव है, जब उसको डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। उस लिस्ट में क्या लिखा हुआ? बहुत सारी दवाइयों के नाम। तो अब उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एजुकेट किया गया है कि आप जिस भी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर को दिखाने जाओ तो आप ये लिस्ट जरूर साथ में लेके जाओ। वो जो डॉक्टर को आपको लिस्ट दोगे तो वो डॉक्टर ध्यान रखेगा कि ये सारी मेडिसिन्स जो इसमें लिखी हुई हैं वो अवॉइड करनी है, पेशेंट को नहीं देनी है। क्योंकि अगर जैसे ही वो मेडिसिन दे दी जो डॉक्टर ने लिस्ट की हुई है, वो फिर से ट्रिगर हो जाएगा, फिर से बीमारी अपना रूप ले लेगी। तो ये एक तो बहुत बड़ी मेजर बीमारी है। मतलब मेरे को पता लगा उनका गंगाराम में ट्रीटमेंट चला, बहुत मेजर बीमारी है, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुए बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और अब वो दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रग इंटरेक्शन का ध्यान रखना। तो इसीलिए वो लिस्ट दी गई, उस लिस्ट को हमेशा कैरी करके ले जाने के लिए बोला गया कि जब भी आप जाओ तो वो लिस्ट लेके जाओ। तो ड्रग इंटरेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। क्लियर है? अब ये और क्या बीमारी होती है, क्यों होती है, क्या होता है इस बीमारी में, वो सब चीज़ें आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब फूड ड्रग इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो किसके साथ क्या नहीं खाना है, कौन सी बीमारी है आपको, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तो कौन से ड्रग के साथ में, अगर कोई आपका एंटीबायोटिक चल रहा है कुछ, तो क्या आपको अवॉइड करना है, वो हमारा फूड ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया किसका, मेट्रोपिरानिडाजोल का, उसके साथ में अल्कोहल नहीं ले सकते। तो ऐसी आप कंप्लीट लिस्ट बना सकते हैं। इसको एजुकेट करने के लिए क्या करें आप, कौन कौन सी मेडिसिन के साथ में कौन कौन से फूड अवॉइड करना है, इसकी आप कंप्लीट एक लिस्ट बना के आप इसको नर्सिंग स्टेशंस पे भी या पेशेंट जहां पर अवेलेबल होता है वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं, डॉक्टर्स की ओपीडी में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर को भी याद रहे। ड्रग इंटरेक्शन आप डॉक्टर की ओपीडी में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सो दैट डॉक्टर जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसको एक मैकेनिज्म हो कि हाँ ओके वो देख सके, उसमें मेथड हो कि कैसे आप ड्रग इंटरेक्शन को रोकेंगे, कैसे फूड ड्रग इंटरेक्शन को रोकेंगे, गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर है? तो फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पेशेंट को, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करने की जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहां पर और पेशेंट को क्या एजुकेट करने की जरूरत है। फूड ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग इंटरेक्शन, मेडिकेशंस हम यहां पर लिख के छोड़ देते हैं, जिससे कि हमें क्या रहे, याद रहे कि क्या क्या चीजें एजुकेट करना है। तो मैंने बात की फूड ड्रग इंटरेक्शन,
ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। इसके अलावा पेशेंट को एजुकेट करने की ज़रूरत है उसको डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब डाइट एंड न्यूट्रिशन आप समझ लीजिए, किस मरीज को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं अवॉइड करना है, वो सब बारे में एजुकेट करना। तो एक तो है कि हेल्दी डाइट क्या होता है, उसके बारे में आपने एजुकेट कर दिया कि ये चीज़ें हेल्दी होती हैं, ये आप खाओगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो आप ये भी अगेन स्क्रीन पे चला सकते हैं कि पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। एक हो गया स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड कि ये आपको खाना ही नहीं है, अवॉइड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसका डायलिसिस पेशेंट है। अब डायलिसिस पेशेंट को लो सोडियम सॉल्ट डाइट एडवाइज की जाती है। बनाना या मिल्क है उसको अवॉइड करना है। एप्पल है, पाइनएप्पल है, इस टाइप के फ्रूट्स उसको लेना है। तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसके बारे में एजुकेट करना है हमें पेशेंट को, डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्लियर है? जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए उसको। तो आप एक तो या तो आप डाइट एंड न्यूट्रिशन का सारा चार्ट बना सकते हैं कि किस किस टाइप के पेशेंट्स के लिए किस किस टाइप की डाइट अवॉइड करना है या लेना है, वो आप कंप्लीट चार्ट बना सकते हैं, या आप पेशेंट स्पेसिफिक उसको एजुकेट कर सकते हैं। तो इफ़ पेशेंट जो है वो आपका आईपीडी में है, एडमिटेड पेशेंट है, तो आप उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ओपीडी में है तो आप उसको रिटर्न में लिख के दे सकते हैं, या कोई पैम्पलेट वगैरह उसमें मार्किंग करके कि ये चीज़ें खानी है, ये अवॉइड करनी है, इस टाइप से करके आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन के अलावा पेशेंट को आपको एजुकेट करना होगा इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है? इम्यूनाइजेशन के बारे में आप समझते हैं? इम्यूनाइजेशन जो जैसे बच्चों को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको टीका लगवाना है टाइम टाइम पर, उसका पूरा एक चार्ट देते हैं कितने मंथ पे या कितने साल पे कौन सा टीका लगना है, वो इम्यूनाइजेशन हो गया। एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो एडल्ट में इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, टाइफॉइड हो गया। क्लियर है? ये सब वैक्सीन, ये सब वैक्सीनेशन जो कराते हैं उसी को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो किसको क्या इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, क्या वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बारे में एजुकेट करना होता है हमें। सो इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इसके अलावा आपको पेशेंट को एजुकेट करना होगा किस बारे में? इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के बारे में कैसे एजुकेट करेंगे आप पेशेंट को? सो इन्फेक्शन के बारे में, जैसे कोई पेशेंट के अटेंडेंट है, उनको इन्फेक्शन ना हो जाए तो आप उनको क्या बताओगे कि ओवर क्राउडिंग अवॉइड करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, ठीक है। पेशेंट को हैंड हाइजीन स्टेप्स वगैरह आप बता सकते हैं कि बार बार आप हाथ धों, ठीक है। इस टाइप का पेशेंट को कोई एजुकेशन की ज़रूरत है तो आपको स्क्रीनिंग करना है और उस हिसाब से पेशेंट को एजुकेट करना है। तो हैंड हाइजीन, जैसे कोविड जब बहुत ज़्यादा पीक पे था तो कोविड के दौरान क्या चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया? हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना, पीपीई पहनना। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया कि आप स्प्रेड ना करो दूसरे को, आपको तो हो गया तो आप स्प्रेड ना करो। तो इन्फेक्शन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पेशेंट को बताना है पेन मैनेजमेंट टेक्निक। अब आपको एजुकेट करना पड़ेगा पेन के बारे में स्पेसिफिकली। अगेन आपको स्क्रीनिंग करना होगा कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म पेन पे रहने वाले हैं। अब उनके लिए आप कौन सी पेन मैनेजमेंट टेक्निक यूज करेंगे और उस पेशेंट को क्या आप काउंसलिंग करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट चलेगा, कितने टाइम के लिए चलेगा, उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। तो वो एजुकेशन में आपको
इंक्लूड करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए जो लॉन्ग टर्म पेन में रहने वाले हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट हो गए जैसे, तो उन पेशेंट्स के लिए आपको पेन मैनेजमेंट टेक्निक का ध्यान रखना पड़ेगा। देन पेशेंट की कोई स्पेसिफिक डिजीज प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ना, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके बारे में पेशेंट को स्पेसिफिक कोई डिजीज है, उस डिजीज के बारे में एजुकेट करना, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में एजुकेट करना, ये भी आपको पेशेंट को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? और इसमें जगह नहीं बची है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ पेशेंट स्पेसिफिक डिजीज में। यहाँ लिख देते हैं। बेसिकली जैसे स्मोकिंग है, उसको छुड़वाना, उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना, स्मोकिंग की बात हो गई। और हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, किसी पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है? कौन सी अंडरलाइंग कंडीशन है पेशेंट की जो ट्रीटेबल है, कौन सी कंडीशन है पेशेंट की जो कि रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योरेबल नहीं है, वो ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना। तो स्पेसिफिक डिजीज़ उसको अगर कोई हो गई है, अगर वो क्योरेबल नहीं है, जैसे जनरली क्या होता है कैंसर के केसेस में होता है कि उसको कीमोथेरेपी बार बार पे करनी पड़ती है, बार बार पे पेशेंट को आना होता है, तो उसके बारे में आपको पेशेंट की काउंसलिंग करना, एजुकेट करना ज़रूरी हो जाता है। सो स्मोकिंग अवॉइड करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, आप क्या उसके लिए प्रोटोकॉल पॉलिसीज़ डेवलप करेंगे, वो सारे आपके इसमें आता है। इसके अलावा स्पेशल नीड्स, स्पेसिफिक डिजीज़ के अलावा स्पेशल नीड्स ड्यूरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट आपको पता लग जाएगा कि जो पेशेंट को, ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिसको स्पेशल क्या नीड है एजुकेट करने की, वो स्पेशल नीड्स के बारे में भी आपको पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आईपीडी में पेशेंट है तो आप एक पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन फॉर्म बना सकते हैं। उस फॉर्म में ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक डिजीज, प्रोसेस, कॉम्प्लिकेशन, ये सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल, जिस टाइप का पेशेंट है आपको ने जो चीज़ें उसको समझाई हैं, उसको एजुकेट किए हैं, वो आप उसमें टिक करिए, डेट टाइम डालिए और पेशेंट को एजुकेट करने के बाद या काउंसिल करने के बाद पेशेंट या उसके अटेंडेंट के साइन भी ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो पेशेंट को एजुकेशन चली जाएगी और एक आपके पास रिकॉर्ड भी बन जाएगा कि आपने पेशेंट को ये चीज़ें समझाई थी, और ट्रीटमेंट या केयर जो होगा वो पेशेंट की इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर है? तो इन सब एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है जब पेशेंट को आपको एजुकेट करना है उसकी बीमारी के बारे में, उसको क्या दवाई खानी है, क्या दवाई नहीं खानी है, क्या अवॉइड करना है, क्या फूड लेना है, क्या फूड नहीं लेना है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या करना है। तो हैंड हाइजीन आप बता सकते हो पेशेंट को, जिस पेशेंट स्पेसिफिक है, अगर कोई पेशेंट को बीमारी है जो स्प्रेड हो सकती है तो पेशेंट को कैसे उसको कंट्रोल करना है। जैसे मान लीजिए कोई टीबी का मरीज है तो उस टाइप से उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है बीमारी को स्प्रेड करने से बचाने के लिए, या खुद को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी एजुकेशन आपको पेशेंट को देनी होगी। क्लियर है? ओके, तो इसमें ये सब बातें हैं। चलिए।